हेलो फ्रेंड्स, मैं विनीत तिवारी। और आज की इस वीडियो में आप लोगों के विशेष डिमांड पर मैं जूलॉजी सब्जेक्ट के दो चयनित असिस्टेंट प्रोफेसर्स को लेकर उपस्थित हूं। आप लोग अभी जो वीडियो श्रृंखला में यूपी हायर एजुकेशन कमीशन के तैयारी के संदर्भ में मैंने चलाई है, उसको आप लोग बहुत पसंद कर रहे हैं। उसी के संदर्भ में आपकी स्क्रीन पर डॉक्टर हिमांशु मिश्रा जी हैं और डॉक्टर संदीप कुमार जी हैं। ये दोनों लोग विज्ञापन 50 में असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में चयनित होकर अपने अपने कॉलेज में कार्य कर रहे हैं। यह लोग अपनी तैयारी के बारे में हमें विस्तार से मार्गदर्शन देंगे। सर, आप दोनों का व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स की तरफ से बहुत बहुत स्वागत है। जी जी सर, सबसे बहुत पहले बहुत मैं धन्यवाद। डॉक्टर हिमांशु सर से बात करूंगा कि सर, आप जो अपनी जर्नी थी उसमें विज्ञापन 50 का जो लिखित का सिलेबस है उसके संदर्भ में अभ्यर्थियों को क्या मार्गदर्शन देंगे सर? जी, देखिए सबसे पहले मैं लोगों से ये कहना चाहूँगा कि जो सब्जेक्ट होते हैं अपने-अपने सब्जेक्ट विषय के, उसमें सब लोग लगभग ऑलमोस्ट सबके नंबर सेम होते हैं। ध्यान, क्योंकि जीएस का एक ऐसा सेक्शन होता है जो साइंस के विद्यार्थी अमूमन उसको मतलब अवॉइड करते हैं, उससे दूर भागना चाहते हैं। तो मेरा फोकस सब्जेक्ट के साथ-साथ जीएस पे भी था, कि सब्जेक्ट में मुझे लगभग मेरे 57 क्वेश्चन सही थे और जीएस में मेरे 20 क्वेश्चन सही थे। तो मेरा मानना ये है कि सब्जेक्ट में लगभग सब बराबर होते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो एग्जामिनेशंस होते हैं, जो देने वाले अभ्यर्थी हैं, वो सब के सब नेट जेआरएफ हैं, पीएचडी हैं, तो विषय पे सबकी कमांड लगभग बराबर होती है। अगर आपको लीड लेना है अच्छे से, तो आप सबसे पहले सब्जेक्ट पढ़िए, लेकिन साथ में जीएस को बराबर ध्यान दीजिए। उसको आप हल्के में नहीं ले सकते हैं। और विषय को पढ़ने के लिए जैसे मैंने सबसे पहले क्या किया था, मैं एनसीईआरटी उठाया था एक बार। एक बार सबको इंटरमीडिएट की और 11th क्लास की एनसीईआरटी पढ़ लेनी चाहिए। साथ-साथ जितने भी पेपर हैं, जैसे इम्यूनोलॉजी के लिए क्यूबी है, एनिमल फिजियोलॉजी के लिए आप जैसे मैंने तो एनसीईआरटी पढ़ा था, साथ-साथ टोल्टरा पढ़ी थी, एक बुक होती है। तो जितनी भी आपकी किताबें हैं, मतलब ऑथेंटिक ऑथर की किताबों से पढ़िए और साथ-साथ पढ़ते-पढ़ते उनके नोट्स बनाते चलिए छोटे-छोटे की पॉइंट्स में। क्योंकि क्वेश्चंस बहुत डेप्थ में आते हैं, आपको पता नहीं होता है कहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं, तो आपको सब कुछ चीज़ें सारी चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी अच्छे से और साथ में आप जीएस की प्रिपरेशन करते रहिए। तो मेरा तो सजेशन ये है कि विषय के साथ-साथ जीएस पे ध्यान दीजिए, तभी आप अच्छी रैंक ला सकते हैं और अपना विषय जो की अगर सिलेक्शन है बात कर करें सकते तो हैं। यूपी हायर एजुकेशन का जो विषय जी। है उसमें कितनी यूनिट है और कौन कौन सी किताबों से उसे कवर करना ज्यादा सही रहेगा सर? देखिए यूनिट तो लगभग 10 हैं, लगभग ऑलमोस्ट 10 यूनिट्स हैं। तो मेरा मानना ये है कि सबसे पहले आपको बेसिक्स क्लियर करने चाहिए, क्योंकि बेसिक क्वेश्चन बहुत सुपरफिशियल आते हैं। इनका एरिया बहुत ब्रॉड है, लेकिन क्वेश्चन का जो लेवल है वो ऑलमोस्ट बीएससी लेवल का ही है। एनसीईआरटी तो एनसीईआरटी पढ़िए, साथ-साथ जैसे आपको भी बायोकेमिस्ट्री पढ़नी है तो लेनिंजर पढ़िए, ठीक है? और आपको डेवलपमेंटल बायोलॉजी पढ़नी है तो उसके लिए एक अलग आती है बुक्स। तो जितने भी एथेंटिक्स किताबें हैं फॉरेन ऑथर की, एक बार जरूर रीड करनी चाहिए। और साथ-साथ में एक आर के पिल्लई की आती है जूलॉजी की बुक, एक बार उसको पढ़ना चाहिए, क्योंकि उसमें क्वेश्चंस साथ में मतलब कंटेंट के साथ-साथ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, तो आप उससे क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हैं। जी जी, बिल्कुल बस बिल्कुल। यही चीज़ें हैं। आपको यही फॉलो करनी है जी कि मतलब संदीप। क्योंकि अलग-अलग पेपर होते हैं, जैसे बायोकेमिस्ट्री है, लेनिंजर और आपको डेवलपमेंटल बायोलॉजी के लिए है, गिलबर्ट है, इम्यूनोलॉजी के लिए क्यूबी है। तो जो लोग जूलॉजी या लाइफ साइंसेज पढ़ते हैं, सबको पता है कौन-कौन सी बेसिक्स किताबें हैं। आप उनको एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए, उनके नोट्स बनाते चलिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है सर। क्योंकि आप पढ़ते जा रहे हैं और आपको पता नहीं, क्योंकि लाइफ साइंसेज बहुत बड़ा एरिया है। आपको ये करना है कि आपको किसी भी सब्जेक्ट के बहुत डेप्थ में नहीं जा करके आप हर चीज़ को ज़रूर कवर करिए। जैसे क्लासिकल जूलॉजी के क्वेश्चन पूछते हैं, 5-6 ऑप्शन रहते हैं, इक्वल से रहते हैं, से रहते हैं। तो हर एक यूनिट पे आप जरूर बराबर का ध्यान दीजिए और साथ-साथ पढ़ने के साथ-साथ क्वेश्चन की प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। वो आपको जहाँ से भी मिले, जैसे मान लीजिए आप नीट की जो तैयारी करते हैं बच्चे, वहां से भी जूलॉजी की किताबें मिल जाती हैं, जहाँ क्वेश्चंस रहते हैं, उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। और मैं जैसे कि मैंने पहले बोला, सब्जेक्ट के साथ-साथ जीएस पे बराबर ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि जो लोग लीड करते हैं, जैसे मेरी खुद की 21वीं रैंक थी कि मेरे 77 क्वेश्चन सही थे, वो तभी हो पाएंगे जब आप सब्जेक्ट के साथ साथ जीएस पे बराबर ध्यान देंगे। और जीएस के लिए मैंने ल्यूशन पढ़ी थी और साथ साथ दृष्टि की 150-200 रुपए की आती है जीएस के विभाग सामान्य ज्ञान की, आप उसको प्रेफर कर सकते हैं। या जैसे उसमें कुछ यूनिटें होती है रिसर्च वाली, कंप्यूटर वाली, इसके लिए एनटीए की जो यूजीसी की किताबें आती है मार्केट में, परीक्षावाड़ी है और अरिहंत है, तो इसमें से दो में से किसी को आप प्रिफर कर सकते हैं। और साथ साथ करंट अफेयर के लिए ज्यादा कुछ नहीं करना है, आप डेली न्यूज़पेपर पे हल्का सा ध्यान रखिए
और साथ साथ हफ्ते का या फिर एक महीने का एक कोई भी पतली सी मैगजीन आती है मार्केट में, इससे मैंने तो दृष्टि का पढ़ा था और घटना चक्र का आता है, इसी एक मैगजीन को आप ले सकते हैं और मंथली अपने आप को अपडेट करते चलिए। तो मेरा धन्यवाद तो सर। तैयारी का ये था कि मैं सब्जेक्ट के साथ साथ सर जीएस पे बराबर ध्यान दिया था, और मैं यही किसी भी अभ्यर्थी से यही कहूंगा कि आप सब्जेक्ट पढ़िए लेकिन जीएस को बिल्कुल मत मिस करिए। आप इसको हल्के में नहीं ले सकते हैं सर, अगर आपको अच्छी मेरिट लानी है, अच्छा रैंक लाना है और अपना सिलेक्शन बिल्कुल इंश्योर करना है कि मैं सेलेक्ट हो जाऊंगा, बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, तो आपकी इतनी बात बिल्कुल चीजों का समझ ध्यान में रखना मेरे आ पड़ेगा। रही है। आपकी बात बिल्कुल सही है, क्योंकि जी लाइफ जी साइंस सर। में नॉर्मली लोग जीएस में वीक हुआ करते हैं, क्योंकि हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी ये सब जी जी पढ़ते नहीं है ये लोग, तो इसलिए उसमें क्या होता है कि वही जो है जी रिमार्क कर देता है चीजों के लिए। और एक बड़ी बात आप यह भी कह रहे हैं कि आप जी सब्जेक्ट का नॉलेज तो सबके पास नॉर्मली होता है, क्योंकि सीएसआईआर नेट निकाल के हर कोई आता है, तो नॉलेज का लेवल लगभग वही होता है, सर, किताबें भी सब सब वही पढ़े जेआरएफ हुए सबके होते पास हैं। जी जी, पीएचडी सबने वही किताबें पढ़ी हैं। बिल्कुल सही जी कह जी। रहे हैं। तो जीएस में सही कह रहा है, जीएस में कोई 12 कर रहा है, कोई 16 कर रहा है, कोई 25 कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में 4-5 क्वेश्चन का गैप हो जाता है और वो मेरिट से बाहर कर देता है। जी सर, बिल्कुल मेरे खुद 20 क्वेश्चन सही थे। जी जी जी, बहुत बढ़िया सर। उसके बाद बात करते हैं संदीप सर से। जी संदीप सर, आप बताएं कि यूपी हायर एजुकेशन कमीशन का जो जूलॉजी का सिलेबस है, उसमें आप उसको किस हिसाब से देखते हैं और सिलेबस का क्या स्वरूप है, साथ ही जो पेपर आपने देखे होंगे विज्ञापन 46, 47, 50 तीनों पेपर आपने निश्चित तौर पर देखे होंगे। पेपर 51 में किस तरीके की आने की संभावना है? पेपर आपका 50 वाला मॉडरेट था कि इजी था कि डिफिकल्ट था? इन सब बातों पर आप अपनी विचार व्यक्त करें सर। जी सर, जी सर। सबसे पहले आप सभी को, विनीत सर को बहुत बहुत धन्यवाद बोलना चाहूँगा, जो इतनी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए लेके आते हैं और कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करें। और स्पेशली मैं फिर से उनको धन्यवाद बोलना चाहूँगा, जो आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए उन्होंने हिमांशु सर को और मुझे इनवाइट किया है, ताकि वो कुछ इन्फॉर्मेशन हमारे थ्रू आप तक पहुँचा पाएँ। तो सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो मेरा अभी जंतु विज्ञान में सिलेक्शन हुआ है एडवर्टाइजमेंट 50 में, तो उसके रिगार्डिंग मैं अपनी कुछ इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाना चाहूँगा। जैसा देखो सर, मैं अभी हिमांशु सर ने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर की हैं और मैं उनसे बिल्कुल सहमत हूँ, जैसे सर ने आपको बताया है। देखो, ऐसा होता है कि हम जब भी पढ़ते हैं, या स्कूल में पढ़ें या कॉलेज में पढ़ें, तो हमें जो पढ़ाते हैं लगभग एक ही टीचर पढ़ाते हैं अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड, और सारे स्टूडेंट उन्हीं टीचरों से पढ़ते हैं। लेकिन जब रिजल्ट आता है तो सबके मार्क्स अलग अलग आते हैं। तो उसमें क्या है कि एक ही टीचर ने पढ़ाया है, एक ही क्लास के अंदर पढ़ाया है, फिर भी मार्क्स में डिफरेंस क्यों? तो जहाँ तक मुझे उसमें लगता है कि पढ़ते तो सब एक ही सब्जेक्ट हैं, ये एक ही तरीके से हैं, जबकि सबका पढ़ने का तरीका अलग अलग है। इसे हम एक स्मार्ट वर्क भी बोल सकते हैं। सबकी माइंड की कैपेसिटी भी अलग अलग है। कौन कितना उसे ध्यान से सुनता है, कौन उससे क्वेश्चन पूछता है, कितने डाउट क्लियर करते हैं, वो सारी चीज़ें भी काफ़ी मैटर करती हैं। तो एक यही एक वजह भी है कि हम एक सब्जेक्ट पढ़ने के बाद, एक टीचर से एक से पढ़ने के साथ, एक ही क्लास में पढ़ने के बाद हमारे मार्क्स में डिफरेंस होता है। और फिर उसके बाद भी मैं कुछ फैक्ट शेयर करने चाहूँगा अपनी लाइफ से रिलेटेड। जब मैंने नेट के लिए कोचिंग की थी 2018 में, दिल्ली से की थी, पाथफाइंडर अकेडमी से, तो वहाँ ऐसा ही होता था कि जैसे सुन रखा था कि नेट का लेवल काफ़ी टफ होता है, बहुत पढ़ना होता है, इस तरीके से प्रिपरेशन करनी, सबके अपने अपने कंसेप्ट थे कुछ। तो उसी के रिगार्डिंग हमारी 5 घंटे की क्लास होया करती थी पर डे। तो बच्चे, जैसे में ब्रेक मिलता था तो बच्चे पूछने जाया करते थे सर से कि सर हम कौन सी बुक पढ़ें, कौन से फॉरेन राइटर की पढ़ें, क्या करें, क्या किस तरीके से कवर करें कि जो हमारे चांसेस बढ़ जाएं नेट क्लियर करने के लिए। तो सर का उस टाइम पे एक ही क्वेश्चन हुआ करता था कि ज़्यादा पढ़ने से बेटर है कि किसी एक बुक को सिलेक्ट कर लो और उसे अच्छे से पढ़ो, बार बार पढ़ो। ना कि ये है कि बहुत सारी चीज़ें पढ़ लो, कंटेंट पढ़ लो और वो तुम्हें याद ही ना रहे। एक चीज़ पढ़ो इतने अच्छे से पढ़ो कि कल को तुमसे कोई भी क्वेश्चन वहां से करे वो तुम्हें क्लियरली आना चाहिए। तो उस टाइम पे मैंने वो बात गांठ बांध ली थी उसी टाइम पे, क्योंकि इतना टाइम भी नहीं था कि 5 महीने के अंदर हम सिलेबस भी कवर करें और नए नए राइटर की बुक्स भी पढ़ें और फिर ये चांसेस भी क्लियर हो जाए कि हमारा सिलेक्शन हो जाए। तो उन्होंने हमें स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया, पाथफाइंडर की कुछ बुक्स थी, और उन्होंने जो क्लास में कराया, मैंने उनके अलावा कोई सेकंड बुक को टच ही नहीं किया। देखो, सबका अपना अपना एक्सपीरियंस अलग हो सकता है, लेकिन मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहा हूँ।
तो जब मैंने वो बुक पढ़ी, काफी जैसे सर ने नोट्स कराया, डेली वहां से कोचिंग अटेंड करने के बाद रूम पे खाना खाया, वो जितना उन्होंने पढ़ाया रेगुलरली वो हमने फिर रिवाइज किया, उसके एमसीक्यू लगाए। आपका म्यूट हो गया है सर फोन हम जी। उससे किसी फ्रेंड और फिर यूट्यूब पे वीडियो देख के उसे कंप्लीट मतलब सॉल्व कर लिया करते थे। ये मैंने अपना रूल लगभग 5 महीने यही फॉलो किया। फॉलो करने के बाद फिर मेरे साथ जिस दिन का एक मेरा एग्जाम था तो मैं काफी डरा हुआ था। डरा हुआ था कि जैसे भी ये कुछ घटनाएं घटी थी मेरे पास्ट में, उसके रिगार्डिंग मैं काफी स्ट्रेस में था, पता नहीं क्या हो पाएगा क्या नहीं हो पाएगा। लेकिन मैं पेपर देने गया, उस टाइम मैं पेपर देने से पहले सबसे पहले मैंने अपने पापा को कॉल की। पापा को मैंने लगभग 4 साढ़े 4 बजे कॉल की, तो मेरे पापा 4 बजे उठ जाते हैं और ड्यूटी जाना होता है उन्हें। तो मैंने कॉल की तो इतना डरा हुआ था, तो मैंने पापा से सबसे पहले ही बोला कि पापा आज मुझे आपके आशीर्वाद की बहुत ज्यादा जरूरत है। अंदर से एक टाइप से मेरे आंखों में आंसू भी आ रहे थे कि अगर अब कुछ नहीं हुआ तो कुछ हो नहीं सकता है। क्योंकि मेरे साथ पास्ट में ऐसे एक्सपीरियंस हुए थे, तो काफी बार मैं हारता ही जा रहा था, मुझे सक्सेस नहीं मिल पा रही थी, स्ट्रेस मेरे ऊपर बढ़ता जा रहा था। लेकिन पापा ने मेरे को बोला बेटा चिंता क्यों कर रहा है, नहीं होगा तेरे को ट्राई करना, हम तुम्हारे साथ हैं और हमारा आशीर्वाद शुरू से ही तुम्हारे साथ है और सक्सेस मिलेगी बिना टेंशन होके। पेपर दो आप अच्छे से जाओ। तो मैं गया उस टाइम पे पेपर देने के लिए, पेपर मिला, पेपर अच्छे से किया। तो उस टाइम पे क्या हुआ कि एक जो मेरा फेवरेट क्वेश्चन था, लगभग जो मेरे को अच्छे से आता था, जिसकी मेरे को ये उम्मीद थी कभी गलत नहीं हो सकता है, वो मेरे से गलत हो गया। गलत होने की वजह से तो मैं फिर स्ट्रेस में आ गया कि जो मेरे से क्वेश्चन इतने अच्छे से आते हैं, अगर वही गलत हो गया तो मुझे नहीं लगता है कि अब मेरा कुछ हो पाएगा और कि तो मैं कोई कह ही नहीं सकता हूँ। ये उस टाइम पे मेरे मन में चल रहा था। तो मैंने अपना आके पेपर भी चेक नहीं किया, आंसर की भी उसके साथ चेक नहीं की। लेकिन कुछ टाइम बाद मुझे लगा कि होगा जो होगा देखा जाएगा, तो मैंने अपनी आंसर की मैच की तो मेरे मार्क्स काफी अच्छे आ रहे थे उसमें। मेरे मार्क्स जो आ रहे थे वो 132 आ रहे थे। तो मुझे विश्वास नहीं हुआ कि ये कैसे हो गया। फिर मैंने दोबारा काउंट किया, तिबारा काउंट किया, अपनी भतीजी से काउंट कराया, तो लगभग हर बार रिजल्ट वही आया। बड़ी अंदर से खुशी हुई मुझे। तो उस टाइम पे मेरे को बस एक ही फील हुआ है कि जो पेरेंट्स का आशीर्वाद होता है ना कहीं हमें ऊंचाइयों तक लेके जाता है और कहीं ना कहीं हमें एक पॉजिटिविटी मिलती है, जिससे हम मोस्टली सक्सेस की तरफ बढ़ते चले जाते हैं। तो लेकिन उसके जिस दिन मैंने आंसर की मैच की, तो उस दिन 4 दिन बाद CSIR लाइफ साइंस का रिजल्ट आया था। तो जो मैंने मार्क्स काउंट किए थे उससे मेरे 5 मार्क्स ज्यादा एक्स्ट्रा आए। मैं उस दिन बड़ा खुश था। तो ये तो मेरा वो सफर था जो एलिजिबिलिटी है यूपीएससी के लिए, कि नेट हो या पीएचडी हो। तो उसी दौरान फिर हमने अपना फॉर्म फिल किया, फॉर्म फिल करने के बाद यूपीएससी की तैयारी की। तैयारी करने के बाद भी मेरे माइंड में बस यही था कि जो भी करना है कोई भी एक बुक ले लो और अच्छे से करो। तो उस टाइम पर जो मेरे को सबसे ज्यादा, देखो मैंने कोई ज्यादा एडवांस बुक नहीं पढ़ी है। जो भी मैंने बुक पढ़ी है, मैंने एलएन इंस्टीट्यूट है कोटा के अंदर मेडिकल के लिए, वो बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कराता है। तो वहाँ के मॉड्यूल्स थे मेरे पास। मैंने उन मॉड्यूल्स को अच्छे से कवर किया, अच्छे से प्रिपेयर किया, बार बार प्रिपेयर किया। और साथ के साथ जो टॉपिक मैं पढ़ता था उसके साथ के साथ एमसीक्यू लगाया करता था। तो उससे क्या होता था कि जैसे मैं साथ के साथ एमसीक्यू लगाता था, तो वो जो टॉपिक मैंने कवर किया है तो मेरे को मोस्टली क्लियर हो जाया करता था। और जो मेरे को डाउट होता था तो मैं वो फिर से वो टॉपिक पढ़ता था, फिर एमसीक्यू लगाता था। जब तक मेरे को अंदर से फील ना होए कि हाँ मैंने ये अच्छे से कर लिया है, तो वो टॉपिक मैं बार बार पढ़ता, साथ के साथ उसके एमसीक्यू लगाता, बार बार पढ़ता और उसके एमसीक्यू लगाता था। जब मुझे लगता था कि हाँ मेरी इस पे कमांड अच्छी हो गई है, तो फिर मैं नया कोई दूसरा टॉपिक स्टार्ट करता था। इस तरीके से मैंने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की। फिर उसके रिगार्डिंग मैंने फिर यूथ फेस्टिवल की एक एमसीक्यू बुक ली। तो वहां से मैंने काफी ज्यादा एमसीक्यू लगाए, मतलब मेरा फोकस मोस्टली एमसीक्यू पे था कि उससे एक तो पेपर का क्वेश्चन का स्टाइल पता चल जाता है, क्वेश्चन किस वे में पूछा जा रहा है, किस फॉर्म में पूछा जा रहा है। तो उससे सारी चीजें क्लियर होती है। अब जैसे हिमांशु जी ने बताया है कि लॉजिकली मैं बता रहा हूँ, जैसे कि सब्जेक्ट में सबकी अपनी पकड़ होती है और सबको कहीं ना कहीं अपने सब्जेक्ट के बारे में पता होता है। सब नेट करके आते हैं तो उन्हें अपने सब्जेक्ट की मोस्टली नॉलेज होती है। अब जो हमें डिफ्रेंशिएट करता है रैंक अच्छी लाने के लिए,
संदीप जी आप अनम्यूट कर लीजिए, आपका फोन म्यूट हो गया है। जी सर। जी हाँ बोलिए। सर आवाज आ रही है मेरी अब? जी आ रही है। हाँ, तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जैसे हिमांशु जी ने बताया है कि अपना जो सब्जेक्ट होता है वो सबका मोस्टली कवर ही होता है। सब्जेक्ट में आपकी सबकी अपनी अच्छी कमांड होती है। अब जो हमें डिफरेंस क्रिएट करता है वो होता है जीके का पोर्शन, क्योंकि जीके का पोर्शन मोस्टली इन सबसे सब्जेक्ट से डिफरेंस होता है और इस पे इतनी कमांड भी नहीं होती है, तो ये हमें साथ के साथ कवर करना होता है। कवर करने का वही तरीका है कि अच्छी अच्छी सर ने जैसे बताया मैगजीन लो, फिर किसी तरीके से एमसीक्यू उसके साथ साथ लगाओ। जो भी हमें मैटर मिलता है, न्यूज़पेपर पढ़ो डेली का है, जैसे मैंने हिंदुस्तान से कवर की थी जीके का पोर्शन, और कुछ ऑब्जेक्टिव भी लगाए थे, कुछ मैगजीन भी ली थी, तो काफी मैंने ब्रॉड उसमें एरिया कवर किया था और यूट्यूब की हेल्प भी ली थी। पर लेकिन मेरा जो इनमें सबसे डिफरेंस था, मैं एमसीक्यू ज्यादा लगाता था। एमसीक्यू के मैंने बहुत कवर किया है और बहुत सारी प्रैक्टिस की एमसीक्यू के लिए, तो ज्यादा कवर किया मैंने। जो मोस्टली बेसिक मैंने क्लियर किए हैं अपने अ, ये एलन इंस्टीट्यूट के जो मॉड्यूल्स होते हैं उनसे कवर किए हैं। उनके साथ मॉड्यूल्स के साथ साथ उसमें एमसीक्यू क्वेश्चन होते हैं, वो मोस्टली लगाए हैं। जैसे पिल्ले जी की बुक बताई हिमांशु जी ने, वो भी काफी मेरे लिए हेल्पफुल रही है। तो इस तरीके से मैंने अपना प्रिपरेशन स्टार्ट किया था। स्टार्ट करने के बाद अब मैं अगर लेवल की बात करना चाहूँ कि लेवल कैसा होता है पेपर का, तो देखो जैसे उसमें जब हमारा नोटिफिकेशन आया था तो उसमें सिलेबस जो दे रखा था, जितनी यूनिट हमारी CSI नेट के अंदर होती है उतनी ही थी, सेम टू सेम सिलेबस वही था। लेकिन जो क्वेश्चन का लेवल होता है, पैटर्न होता है, वो नेट के लेवल तक जाता नहीं है। सिर्फ कोई मुश्किल से 5-6 क्वेश्चन ऐसा होता है जो नेट के लेवल का जाता है। बाकी अगर किसी ने नीट की प्रिपरेशन अच्छे से की है, या कोई एलन मॉड्यूल्स के क्वेश्चन अच्छे से लगाए हैं, या आकाश इंस्टीट्यूट के अच्छे से लगाए हैं, या कोई भी अदर ऑब्जेक्टिव बुक्स अच्छे से लगाई हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि उन्हें पेपर में बैठने के बाद किसी टाइप की कोई परेशानी होगी। कोई ज्यादा टफ पेपर होता नहीं है। ये मैं अपने अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, सबके अकॉर्डिंग ये लेवल वेरिएशन कर सकता है, कि सबकी अपने अपने एक्सपीरियंस होते हैं। लेकिन जो मैंने फील किया है, मैंने प्रीवियस ईयर के पेपर भी लगाए हैं, एडवर्टाइजमेंट जो प्रीवियस ईयरली हुए थे, तो मुझे लगा था कि बस ये अच्छे से थोड़ा नीट का पढ़ लो और एमसीक्यू अच्छे से लगा लो। और जैसे कोई टॉपिक है, ब्रॉड टॉपिक है, वो किसी यूट्यूब की हेल्प से प्रिपेयर कर लो, या कोई अगर तुम्हारी कोई फेवरेट बुक है अदर से, कोई तुमने पहले पढ़ी हो, उसकी हेल्प लो। तो मैंने जो अपना मतलब, अब मैं थोड़ा डिस्क्राइब करूँ, शॉर्ट में एक्सप्लेन करूँ, तो मैंने जो अपना कवर किया था एलएन के मॉड्यूल्स, एमसीक्यू, और मेरे जो एक दो टॉपिक हैं जो मुझे लगता है कि वो नेट के लेवल के आते हैं, तो मेरे अपने जो नेट के नोट्स थे जो मेरे को कोचिंग में कराए गए थे, वहाँ से मैंने प्रिपेयर किया था। और जब मैं एग्जाम में अपियर हुआ तो मुझे ऐसा कोई डिफिकल्टी लेवल ज़्यादा दिखा नहीं। अच्छे तो तुम अच्छे से उसका आंसर दे पाओ कि हाँ मैंने टॉपिक अच्छे से किया है। और जितना हो सके तो एमसीक्यू की प्रैक्टिस करो। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस रहेगी उतने अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट मिलने के पूरे पूरे चांसेस हैं। तो ये मेरा अपना एक्सपीरियंस रहा है यहाँ तक की सफर में। बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस रहा है सर, और बहुत कुछ आपने ऐसा बताया है जो लग रहा है कि बहुत ज़्यादा लाभदायक होगा जो आने वाले अभ्यर्थी हैं जो परीक्षा देने के लिए। मैं एक प्रश्न आपसे यहाँ पे लूंगा छोटा सा, कि परीक्षा फॉर्म जी सर। भरने के बाद से जैसा कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा जी। टाइम नहीं मिला था, विज्ञापन 50 में परीक्षा बहुत जल्दी हुई है। अब तक जितने भी विज्ञापन आए हैं, विज्ञापन 50 की परीक्षा फॉर्म भरने की बहुत जल्दी हुई है। और अभी जितना हिसाब का टाइम दिख रहा है आपको, तो अभी लग रहा है कि 4-5 महीना बाद ही परीक्षा होगी, ऐसा उम्मीद जताई जा रही है। तो उस हिसाब से हाँ आज सर, की बिल्कुल। अगर तैयारी की रणनीति की बात की जाए तो क्या चीजें आप सजेस्ट करेंगे अभ्यर्थियों को, संदीप सर? जी सर। देखो अभी मैं कहना चाहूंगा कि लगभग टाइम है, 4-5 महीने का आराम से मिलेगा। अब इसी टाइम के दौरान यहाँ पे यूपी पीजीटी का भी होना, यूपी टीजीटी का भी होना है, तो इतना तो सफिशिएंट टाइम मिलेगा। और मुझे लगता है कि देखो जिसने अभी नेट की प्रिपरेशन किया है या पीएचडी की है, बीएससी एमएससी करके इस लेवल तक पहुंचे हैं, तो उन्हें कहीं ना कहीं अपनी बेसिक नॉलेज होती है। तो तैयार करने के लिए मुझे लगता है कि इतना तो उन्हें ये नहीं है कि स्ट्रगल करना पड़ेगा कि सारी चीजें बेसिक, हाँ लेकिन बेसिक क्लियर करना बहुत जरूरी है। और हो सके तो अपना पहले बेसिक क्लियर करो। बेसिक मोस्टली मुझे भी लगता भी है कि जिसने नेट किया तो बेसिक क्लियर है, तभी वो नेट क्वालिफाई कर पाए हैं, क्योंकि मोस्टली उसका जो पोर्शन पार्ट सी होता है नेट का, वो कंसेप्चुअल बेस होता है।
और कंसेप्ट जब क्लियर होते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं बेसिक का बहुत बड़ा रोल होता है कि अगर बेसिक क्लियर है तो आप कंसेप्ट को अच्छे से क्लियर कर सकते हो, अच्छे से तुम्हारी मजबूती होगी, उस पर पकड़ होगी। सर एक प्रश्न बीच में रोक के लेना चाहेंगे आपसे। सर एक प्रश्न लेना चाहेंगे जी कि सर। नॉर्मली अभ्यर्थी जो होते हैं एक प्रश्न करते हैं कि कितने प्रश्न सही कर लूं तो मैं सिक्योर हो जाऊंगा। तो विज्ञापन 46, 47 और 50 की जो मेरिट है उसके हिसाब से कितने प्रश्न जूलॉजी में अगर व्यक्ति कर ले, जनरल कैटेगरी की बात मैं कर रहा हूं, जनरल कैटेगरी वाला बंदा जी सर कितने जी। प्रश्न कर ले तो अपने आप को सुरक्षित मान सकता है? देखिए सर, ऐसा वैसे कोई इसका लॉजिक भी नहीं है और ना ही ये कोई चीजें फिक्स हैं, क्योंकि जो 50 से पहले एडवर्टाइजमेंट आया था उसमें जो कट ऑफ था बहुत कम गया हुआ था। बहुत कम का मतलब ये था कि अगर किसी के 120 मार्क्स भी आ रहे हैं तो बिल्कुल अपने आप में सेफ था। लेकिन अब की बार जो कट ऑफ आई है बहुत हाई गई है, चाहे वो कैटेगरी जनरल हो, ओबीसी हो, ईडब्ल्यूएस हो, एससी है, तो बहुत हाई गई है। तो ये वेरिएशन है जो फिक्स नहीं है, ये टाइम टू टाइम अकॉर्डिंग टू लेवल ऑफ क्वेश्चन चेंज होता रहता है। और फिर भी अगर मैं कहना चाहूँ तो इस बात में अगर जनरल कैटेगरी में 75 और या 75 अबव, तो वो अपने आप को सेफ समझे कि उनके पूरे पूरे चांसेस हैं कि वो उस लेवल तक पहुंच चुके हैं। बस अब उन्हें इंटरव्यू फेस करना है, इंटरव्यू में वो किस तरीके से अपना देते हैं तो वो भी एक मैटर करता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। बाकी इतना तो मान के कंपटीशन नहीं चलो। पहले से कंपटीशन थोड़ा बढ़ गया है, क्योंकि विज्ञापन 46 में बहुत ज्यादा पता नहीं था, लेकिन अब ये जो कहेंगे ना कि पूरा इंडिया लेवल की परीक्षा ये हो चुकी है, और अब इसका इतना ज्यादा प्रचार प्रसार हो गया है कि लोग इसका इंतजार करते हैं, पूरे देश भर के लोग इसमें फॉर्म फिल करते हैं। तो इसलिए जितना कंपटीशन 46 में था उससे बहुत ज्यादा कंपटीशन 47 में था, फिर 47 से ज्यादा 50 में था, और 50 से ज्यादा 51 में कंपटीशन देखने को मिलेगा। हिमांशु सर से मैं एक प्रश्न लूंगा, जी सर सर अपना बिल्कुल। म्यूट कर लें, अनम्यूट कर लें फोन। सर हेलो, आवाज आ आप रही है ये सर? बताएं कि परीक्षा में किस तरीके से त्रुटियां, जूलॉजी में कौन कौन से सेक्शन सिलेबस में ऐसे देखने को मिलते हैं जिसमें लोग ज्यादातर गलतियां करते हैं, और उन गलतियों को ना करें इसके लिए आपकी क्या सलाह है? देखिए सर, परीक्षा में जो गलतियां होती है, सबसे बड़ी जो गलती लोग करते हैं क्वेश्चन सॉल्व करते समय। मान लीजिए मैं से अपना सब्जेक्ट स्टार्ट किया सॉल्व करना। क्वेश्चन सॉल्व करते समय लोग करते क्या है कि एक बार क्वेश्चन को पढ़ते हैं, सॉल्व करके आगे बढ़ जाते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। पहले एक बार क्वेश्चन पेपर को आप एक निगाह ससी निगाह दौड़ा लिए सारे पेपर पे, सारे क्वेश्चन देख लीजिए एक बार। क्वेश्चन देखने के बाद जब आप सेकंड राउंड सॉल्व करते हैं या थर्ड राउंड, मैंने तो लगभग 3 राउंड सॉल्व किया था। 3 राउंड सॉल्व करने के बाद ही आप क्वेश्चन को मानिए कि आपने सॉल्व कर लिया, फिर आप गोला फिलअप करिए। और ध्यान रखना चाहिए क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते समय, जैसे मैंने क्या था कि मैंने 1.5 घंटे में अपने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे, और आधे घंटे का पूरा समय लिया था प्रॉपर गोले को फिल करने के लिए। तो वो जो टाइमिंग होती है आधे घंटे की, वो सेफ रखनी चाहिए हर आदमी को, क्योंकि होता है क्या है कि लास्ट मोमेंट में हम बहुत जल्दी जल्दी में रहते हैं और तमाम गलतियां कर जाते हैं। अगर हमसे एक दो गोला भी कहीं गलत हो गया तो हमको सिलेक्शन से बाहर कर सकता है। ऐसा हमारे जानने वाले कई मित्रों के साथ हुआ है कि जिन्होंने क्वेश्चन तो सही सॉल्व किया है, लेकिन जल्दी जल्दी में गोले भरने के चक्कर में 2 से 3 गोले गलत कर दिए, और उनका अंतिम रूप से चयन नहीं हो पाया है। तो ये सबसे बड़ी गलती लोग करते हैं। इसलिए क्वेश्चन को बहुत इत्मीनान से, बहुत शांत मन से सॉल्व करना चाहिए। कम से कम 2 से 3 राउंड सॉल्व करना चाहिए। और सॉल्व करते समय ये देखना चाहिए कि अगर किसी क्वेश्चन में आप 50-50% पहुंच जा रहे हैं 2 ऑप्शन में से, और एक टेक्निक और होनी चाहिए, हम जब भी क्वेश्चन सॉल्व करें तो हम सीधे आंसर ना ढूंढें, पहले हम ढूंढें कौन सा आंसर ऐसा है जो इसका नहीं हो सकता है क्वेश्चन का। अगर इस टेक्निक को अपनाएंगे तो ये हमारे लिए सबसे आसान रहेगा तरीका, और हम अच्छे से सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। सी एक प्रश्न मैं और करूंगा सर आपसे कि नॉर्मली ऐसा जी होता है सर। कि टाइम मैनेजमेंट की भी क्या कोई समस्या देखने को मिलती है? टाइम मैनेजमेंट की कोई दिक्कत आती है? टाइम पर्याप्त रहता है? सर टाइम ऑलमोस्ट पर्याप्त रहता है मेरे हिसाब से, मतलब मेरा अपना एक्सपीरियंस है, क्योंकि मेरे सर 1.5 घंटे में सारे क्वेश्चन 3 राउंड सॉल्व किए थे इंक्लूडिंग जीएस। और मेरे अच्छा। पास 30 मिनट सेफ था, जिसमें मैं बहुत आराम से एक ही क्वेश्चन को फिर से पढ़ के गोले भरे थे, और मुझसे एक भी गोला गलत नहीं भराया था। जैसा मैंने एग्जांपल दिया, मेरे एक जानने वाले 1-2 मित्र हैं जिन्होंने सब कुछ सॉल्व कर लिया, लेकिन लास्ट मोमेंट में गोले भरने में उन्होंने गलती कर दिया। तो वो गलती नहीं करनी है आपको। आप 1.5 घंटे में पूरे पेपर को कम से कम 3 राउंड पढ़ के सॉल्व कर सकते हैं। जैसा कि मैंने खुद बताया, मैंने खुद ऐसा किया था। और लास्ट के आधे घंटे मैंने सेव रखे थे कि मैं आराम से गोलों को भरूंगा, और उस समय भी आपके पास टाइम होता है दोबारा से एक बार देखने का। सही कह रहे तो हैं ये सर, बहुत अगर जरूरी, समय की टाइम कोई मैनेजमेंट तो दिक्कत है बहुत नहीं, जरूरी है। अगर समय की दिक्कत नहीं है तो जल्दबाजी नहीं का सर, कोई टाइम प्रश्न नहीं उठता है। तो जल्दबाजी नहीं नहीं नहीं, करना चाहिए आराम और से आप। तसल्ली से आप कर सकते हैं उस चीज को।
जी जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं। जी जी बिल्कुल। संदीप जी, जैसा कि दिख रहा है कि संदीप जी ने बहुत ही कम उम्र में असिस्टेंट प्रोफेसर के मुकाम को पाया है, और जैसा कि इनका एक इमोशनल स्टोरी हमने सुनी कि पहले इन्होंने किस कैसे कैसे जी स्ट्रगल सर। किया है। तो सर, अपना रिएक्शन जी बताइए जी। कि जब आपका चयन हुआ, क्योंकि नेट जेआरएफ निकलने के बाद तो एक खुशी होती ही है, और उस समय उम्र भी कम होती है। असिस्टेंट प्रोफेसर की परमानेंट नौकरी असिस्टेंट प्रोफेसर की लगने के बाद आपने क्या महसूस किया, उसके बाद घर वालों का क्या रिएक्शन था, उसको हमारे साथ शेयर करें सर। जी सर, सर बिल्कुल। देखिए सर, उससे पहले मैं यहाँ पे सिलेक्ट होने से पहले मैंने काफ़ी एग्जाम दिए हैं, नीट की प्रिपरेशन की है मैंने काफ़ी टाइम। तो मेरे को नीट में जहाँ तक मेरा सिलेक्शन हो पाया था, बीडीएस में हो पाया था। लेकिन मेरे को बीडीएस करना नहीं था एक्चुअली में सर, मेरे को एमबीबीएस करना था। तो काफ़ी मैंने ट्राई किया, लेकिन हर बार मैं 1-2 मार्क्स से रह जाता था। तो फिर एक जैसे ही इंसान हार्ड वर्क करे और उसे सक्सेस ना मिले, तो वो एक टाइप डिप्रेशन की तरफ थोड़ा बढ़ता चले जाता है। फिर उसे हर चीज़ से डर लगने लगता है कि अब क्या होगा, किस तरीके से हो पाएगा। तो जब मैंने नेट की कोचिंग की थी, तो मेरे मौसी के लड़के का सिलेक्शन हो गया था टीचर में। ये प्राइमरी लेवल पे जो होता है। हेलो। जी जी, आ रही आवाज, बोलिए। हाँ सर, जो प्राइमरी लेवल पे होता है तो उसका हो गया था। तो वो ही होता है ना, देखो जब कोई फैमिली में लग जाता है तो घर वाले भी काफी चिंतित हो जाते हैं कि बेटा वो देर से बाद में उसने प्रिपरेशन की थी, उसकी जॉब लग चुकी है, और तुम कितने टाइम से कर रहे हो, अभी तुम्हारा कुछ हुआ नहीं है। तो उन्हें भी काफी टेंशन होती है। फिर जब जिसकी भी जॉब लग जाती है तो वो फिर काफी अच्छे से मजाक भी उड़ाते हैं हमारा। जैसे मेरे मौसी के लड़के ने मेरा काफी मजाक उड़ाया था कि भाई अब की बार तेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो मैं ये करूंगा वो करूंगा। लेकिन तो मुझे उस टाइम पे काफी लग भी रहा था कि क्या करें, और एक स्ट्रेस हो रही थी। लेकिन फिर भी मैंने कोई नहीं, जैसे मैंने बताया कि पापा का आशीर्वाद, मम्मी का आशीर्वाद मेरे साथ था, तो मैंने हार नहीं मानी। मैंने अपना पढ़ना भी नहीं छोड़ा कि लो हार मान के अब मैं बैठ जाऊं। मैं कंटिन्यूसली अपना हार्ड वर्क करता रहा। करने के बाद मैंने अपना यूपीएससी में यूपीएससी में अपना अपियर हुआ। अपियर होने के बाद मुझे सक्सेस मिली। लेकिन जब मुझे सक्सेस मिली तो मैंने ये फील किया कि हमारी आंखों में जो आंसू होते हैं 2 वजह से होते हैं। एक तो किसी दुख की वजह से, किसी परेशानी की वजह से। लेकिन उस टाइम पे जब मेरी आंखों में आंसू थे, वो मेरी सक्सेस की वजह से थे, जिसे हम बोलते हैं खुशी के आंसू। तो जैसे ही मैंने घर वालों को ये न्यूज बताई, तो उनकी आंखों में खुशी के आंसू, तो मुझे उस दिन इतना अंदर से इतना इमोशनली बड़ा अच्छा फील हुआ कि आज तक घर वाले कितना खुश हुए हैं, कितना हैप्पी हुए हैं मेरी इस कामयाबी को देख के। और मैंने सबसे पहले अपने घर वालों को, फैमिली को धन्यवाद बोला, गॉड्स को धन्यवाद बोला कि जो मैं इस मुकाम तक पहुंचा, इतने काफी हार के बाद, इतने अटेम्प्ट करने के बाद। तो लगभग मेरे को बहुत अच्छा लगा उस टाइम पे। मैं भी यही चाहता हूँ कि देखो दर्द के आंसू तो हर कोई देता है, देना चाहते हैं तो अपनी फैमिली को खुशी के आंसू दो, कि जो भी उनका सीना चौड़ा हो जाए कॉन्फिडेंस के साथ कि हाँ मेरे बेटे ने बहुत अच्छा मुकाम पाया है। जो हमने हार्ड वर्क किया था, जिस तरीके से किया, वो सक्सेसफुल हुए हैं, माँ बाप भी बड़े खुश होते हैं। तो ये है, बाकी माँ बाप भी खुश होते हैं, बाकी आस पड़ोस वाले को सबको जलन होती है कि यार ये अब तक कहाँ था, कैसे था, कुछ तो अचानक इतनी हाई जंप, इतने हाई लेवल पे पहुंच गया है। तो बहुत डिफरेंस होता है। तो अब मेरे मौसी के लड़के की मेरे से बात होती है, यहाँ उसके रिएक्शन पहले अलग थे। वो ये कहता है यार आज तो तू हमसे ज्यादा बहुत आगे निकल गया है, हम तो तेरे सामने कुछ भी नहीं है। तो ये वक्त वक्त का है कि अपना अच्छे से साइलेंटली वर्क करो। जवाब वक्त अपने आप दे देता है। किसी से ज्यादा जवाब देने की जरूरत नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं, किस तरीके से, और किसी की बातों से डिफ्लेक्ट मत हो। और ऐसा है, दुनिया बस बोलती है, करती कुछ नहीं है। किसने कितना हार्ड वर्क किया है, किस तरीके से किया है, कोई नहीं जानता है। बस यही है कि तुम्हारी सक्सेस इस तरीके से करो कि अपने आप ही चारों तरफ तुम्हारा नाम ही नाम हो। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। और हिमांशु सर, सुन पा रहे हैं हमें? हाँ सर, आवाज आ रही है आपकी। जी जी जी, हिमांशु जी से अभी मैं लगभग 3-2 महीने पहले जुड़ा था, और ये बहुत ज्यादा पोयम वगैरह सुनाते हैं और लिखते भी हैं, हमने इनके पोस्ट में देखा है। मैं इनसे चाहूंगा कि कोई 2 लाइन जरूर जी सुनाएं, अंतिम कंक्लूजन करें और 2 लाइन सुनाएं, और जिसमें आपके भाव अभिव्यक्त हों आपकी सफलता के संदर्भ में, सर। जी सर, कोशिश करूंगा। अभी मुझे थोड़ा याद नहीं आ रहा है, कोई नहीं क्योंकि सर, मैं इंस्टेंट थोड़ा वाला नर्वस हो जाता ज्यादा हूँ सुनाने। इमोशनल होता है, जो दिल के करीब होता है वो ज्यादा मुंह से पहले निकलेगा। जी जी जी। अ,
एक्चुअली मैं नहीं लिखता हूँ, मैं शेरो शायरी थोड़ा पढ़ने का मेरा शौक है। तो इस समय मैं आजकल पढ़ रहा हूँ तहजीब हाफिज साहब को, जो कि पाकिस्तान के बहुत ही बेहतरीन उम्दा गजल गायक हैं और शायर हैं। तो उन्हीं की दो लाइन है कि हम मछेरों से पूछो, हम मछेरों से पूछो, समंदर नहीं या अफरीत हैं। हम मछेरों से पूछो, ये समंदर नहीं या अफरीत हैं। और उसकी लास्ट लाइन सर मुझे भी याद नहीं आ रही है, यही मुझे एक लाइन याद है, जी, अभी इसका मुझे याद नहीं आ रहा है, डिस्क्रिप्शन मैं दीजिए, माफी इसका चाहूंगा। डिस्क्रिप्शन दीजिए सर। सर एक्चुअली डिस्क्रिप्शन क्या, इसमें जो हाफिज साहब हैं वो बहुत बहुत शानदार गजल लिखते हैं। इस जमाने में चूंकि लोग गजल सुनना गाना बंद कर दिए हैं, ये मेरा जो गजल के प्रति अट्रैक्शन हुआ है, मेरे सिलेक्शन के बाद हुआ। जी क्योंकि जब मैं थोड़ा मैंने फील किया कि थोड़ा सा समय हमें मिल चुका है, अब हम कुछ कर सकते हैं खाली टाइम में। तो मेरा शौक बहुत पहले से था गजल पढ़ने का, गाने का, लेकिन बीच में पढ़ाई के समय मैं इसको कंप्लीट नहीं कर पाया था। तो थोड़ा बहुत मैं अपना पढ़ना गुनगुनाना शुरू कर दिया, और उसको लिखता भी रहता हूँ कहीं कहीं जो मुझे अच्छा लगता है। नहीं, मैंने देखा है सर, आपकी गजल में भाव होता है और मैं उसको पढ़ता रहता हूँ, मैंने बहुत देखा है। और लग रहा है लाइट चली गई आपके जी यहाँ, सर, हमारे यहाँ भी थोड़ा सा लाइट कम हो गई है। जी सर। जी जी जी। सर एक्चुअली मैं आगे हम अभी मैं लोग। गाँव आ गया हूँ, मैं गाँव में हूँ। अच्छा अच्छा जी अच्छा गाँव में अच्छा। हूँ, तो गाँव में अब जानते हैं लाइट का क्या हाल होता है। नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप लोग वक्त दिए। और जूलॉजी के संदर्भ में बहुत कमेंट आ रहे थे यूट्यूब पे कि जी जूलॉजी के लोगों को लेके आइए। तो आप लोगों से मैंने रिक्वेस्ट जी किया, जी आप दोनों जी। ने एक्सेप्ट किया, उसके लिए हमारे सब्सक्राइबर व्यूअर्स की तरफ से हम बहुत धन्यवाद कहते हैं आप दोनों को। आप दोनों लोग नहीं नहीं चैनल सर, पे आपका भी सर आए, बहुत विनीत बहुत आप सर, हमारे धन्यवाद। निमंत्रण विनीत को सर, स्वीकार विनीत किए, लोगों का मार्गदर्शन किया, उसके लिए जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। विनीत सर आपको जी बहुत सर, बहुत आपका धन्यवाद भी कि बहुत आपने बहुत मुझे धन्यवाद। ज्वाइन किया। आपने मुझे ज्वाइन कराया नहीं, सर, आगे भी प्रणाम। करते रहेंगे सर, आगे भी करते रहेंगे, और उम्मीद है कि आप आते बिल्कुल सर, रहेंगे। मैं सर देखिए लाइट भी आ गई, आपने बहुत सकारात्मक बात की, तुरंत लाइट आ गई। जी 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 और जी। मुझे सर बहुत अच्छा लगा कि आपने मुझे ज्वाइन कराया अपने ग्रुप में। और सर कभी भी कोई ऐसी कन्वर्सेशन होगी तो आप मुझे बेहिचक छोटे भाई की तरह कभी भी आदेश करेंगे तो मैं बिल्कुल तैयार बिल्कुल, रहूंगा सर। बहुत धन्यवाद, दोनों लोगों से बहुत उम्मीदें हैं, आगे बहुत सारा प्लान है, करेंगे और बुलाएंगे बिल्कुल आपको। सर। और हम लोग सर अलग अलग जी सर, लेवल जी पे जी थोड़ा सर। और डिस्क्राइब करके बात करेंगे, एक एक स्टेप ब्रेक करके। हाँ कभी हाँ जीएस पे अलग बिल्कुल। से बात कर लेंगे सर, सुनिए, कभी हम लोग जीएस पे अलग से बात कर लेंगे, जीएस की कैसे तैयारी की जाए, क्या तरीका है। फिर कभी हम सब्जेक्ट के कुछ अलग अलग पार्ट ब्रेक कर लेंगे, क्योंकि हम लोग का सर सब्जेक्ट बहुत बड़ा है लाइफ साइंस से। जी एक जी जी। साथ हम हर सब्जेक्ट बात नहीं कर सकते हैं, तो हम यूनिट वाइज भी बात कर सकते हैं, दो दो तीन तीन यूनिट का हम प्लान कर सकते हैं, और उस पर बात कर सकते हैं कि कैसे पढ़ा जाए और कैसे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए। बिल्कुल सर, अभी हम जूलॉजी के 4-5 असिस्टेंट प्रोफेसर संपर्क में हैं, तो हम लोग इस तरीके का एक सेशन जी आगे रखेंगे। जी 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 सर। ठीक ठीक है, सर, मीटिंग ठीक सर, समाप्त नमस्कार। करते हैं सर, आप दोनों बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है सर, नमस्कार। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। नमस्कार सर।